सो फ्राइडे कोई थ्योरी नहीं करनी, कुछ नहीं, बस ये देखना है लास्ट वीक जितनी थ्योरी कराई थी आपको उसमें से कितना पोर्शन आपको समझ में आया। सो फर्स्ट जो मैं न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूँ दैट सिंपली ऑन फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन और थोड़ा सा पुली का कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट्स इट। सो हालांकि इस तरह की प्रॉब्लम हमने पहले भी करी, बट इससे पहले हमने फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया था, अब मैं फ्रिक्शन कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये आपने लिया और ये पुली कनेक्ट कर दिया, एक ये आपने लिया और एक ये आपने लिया, फिर यहाँ पर आपने एक पुली कनेक्ट कर दिया, ये आपने यहाँ लगाया और फिर एक पुली कनेक्ट किया। एक स्ट्रिंग है, ऐसे आती है, ऐसे जाती है नीचे, और फिर इस स्ट्रिंग से एक मास अटैच कर दिया स्मॉल है, एक ब्लॉक अटैच किया हुआ है, मास ऑफ द ब्लॉक इज स्मॉलर। दिस मैन इज होल्डिंग दिस रोप और इस रोप को पुल कर रहा है विद सम फोर्स। ये सिस्टम बोर्ड और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, इसको मैं बोर्ड कह रहा हूं, और ये फ्लोर है। हाँ सुधांशु, वही डिस्कस करना है जो तुम पूछ रहे हो ना, वही इसका क्वेश्चन होगा। तो देखो, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट the friction coefficient between सर आपने वो क्या लिखा है? and हाँ अंश कौन सा? सर ये बॉन्ड क्या लिखा है ये? अच्छा बोर्ड, बोर्ड, अच्छा। ये बोर्ड is mu, find maximum force, find maximum force that man can exert on rope so that board does not slip, so that board does not slip on floor। चलिए भाई शुरू हो। तो देखो मैन के ऊपर जब आप फोर्सेस काउंट करोगे, मैन पर देखो क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हो। एक तो इसका वेट होगा जो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा, मैन का वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है विच इज mg। स्ट्रिंग पकड़ा हुआ है तो एक टेंशन ऊपर खींच रही होगी इसे। मैन फोर्स अप्लाई कर रहा है रोप पर एफ, लेकिन मैन पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो टेंशन है। ये बोर्ड पर खड़ा हुआ है तो बोर्ड इस मैन पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी एक्सर्ट करेगा। तो ये तीन फोर्सेस मैन पर एक्ट कर रही हैं, नॉर्मली एक्शन, टेंशन और मैन का वेट एक्ट। अब ब्लॉक पर आ जाओ, इस ब्लॉक पर और बोर्ड के ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगी। बोर्ड का वेट एक्ट करेगा mg, टेंशन एक्ट करेगी टी जो स्ट्रिंग में एक्ट कर रही होगी। देखिए एक ही स्ट्रिंग है तो हर जगह टेंशन सेम होगी। प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है तो एक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, इसकी टेंडेंसी टेंशन इसे राइट में खींचेगी, फ्रिक्शन लेफ्ट में जाएगा। और ग्राउंड इसको एक नॉर्मली एक्शन दे रहा होगा, फ्लोर एक नॉर्मली एक्शन दे रहा होगा जिसे एन प्राइम कहते हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं एफ बी डी ऑफ मैन ड्रॉ कर देते, तो जब आप मैन का एफ बी डी ड्रॉ करोगे तो मैन के ऊपर टेंशन एक्ट करी अपवर्ड्स, वेट एक्ट कर रहा है मैन का डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन इज अपवर्ड्स,
दैट्स इट, और कोई फोर्स मैन पर एक्ट नहीं कर रही, मैन इज इन इक्विलिब्रियम। तो आप सिंपली लिख सकते हो मैन के लिए दैट n प्लस टी इज इक्वल टू mg। सो यहां से आप लिख सकते हैं कि मैन का नॉर्मली एक्शन आ जाएगा mg टी, ये मैन कर पी। बट ये नॉर्मली एक्शन कोई बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा भाई, फ्रिक्शन तो x के अलोंग है ना, मैं तो अभी y, मैन पर तो फोर्सेस y के, तो y के अलोंग फ्रिक्शन तो काम नहीं कर रहा। ये जो फोर्स, ये फोर्स नहीं आएगी, दिस इज अप्लाइड बाय मैन। जब हम एफबीडी लेते हैं तो हम वो फोर्सेस लेते हैं जो फोर्सेस मैन पर एक्ट करें, दिस इज अप्लाइड बाय मैन। तो मैन जितनी फोर्स अप्लाई करेगा स्ट्रिंग में उतनी ही टेंशन डेवलप हो जाएगी। हालांकि मैन की इक्वेशन किसी तरह से हेल्प नहीं करेगी, बट स्टिल सबको एफबीडी बनाना चाहिए तो मैंने बनाकर दिखा। अब देखते हैं बोर्ड। सो देखो बोर्ड पर क्या हो रहा है, बोर्ड पर मैन भी खड़ा हुआ है, तो बोर्ड का जो टोटल जो वेट एक्ट करेगा भाई, मैन के मास की वजह से भी इफेक्ट पड़ेगा, स्मॉल एम भी और ये जी। सेकंड इक्वेशन भाई, मैन जितनी फोर्स से रोप को पुल करेगा ना अब्दुल्ला, उतनी ही फोर्स से रोप मैन को पुल करेगी। तो अगर मैन रोप को पुल कर रहा है बाय अ फोर्स एफ, तो रोप मैन को पुल करेगी बाय द सेम फोर्स। रोप जो फोर्स अप्लाई करती है उसे टेंशन कहते हैं, इसीलिए एफ इज इक्वल टू। अब इसके बाद ये जो ग्राउंड है, देखो ये ग्राउंड इस बोर्ड पर एक नॉर्मली एक्शन एक्सर्ट कर रहा है, दैट नॉर्मली एक्शन इज एन प्राइम। बोर्ड पर राइट में एक फोर्स एक्ट कर रही है विच इज टी, बोर्ड पर लेफ्ट में एक फोर्स एक्ट कर रही है विच इज फ्रिक्शन। तो यहां जो मैं एफबीडी बना के दिखा रहा हूं आपको, एक्सक्यूज मी सर आपने ये कैपिटल M प्लस स्मॉल m ब्रैकेट G कैसे लिखा? वेट भाई, ये जो बोर्ड है ना, मैं सिर्फ बोर्ड नहीं ले रहा, मैं एफबीडी ऑफ मैन प्लस बोर्ड बना रहा हूं, क्योंकि ये पूरा ही आगे या पीछे जाएगा। तो मैन प्लस, ओके सर। इसको मैं एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा हूं। तो मैन का मास कैपिटल एम था, बोर्ड का मास स्मॉल एम था, तो एम प्लस एम जी हो। फ्लोर जो नॉर्मली एक्शन एक्सर्ट कर रहा है दैट इज एन कर। देखो मैन पर जो टेंशन एक्ट कर रही है टी, वो टेंशन भी यहाँ अप्लाई करनी होगी, अपवर्ड्स टेंशन भी आ गई, क्योंकि बोर्ड प्लस मैन को मैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट ले, राइट में टेंशन एक्ट कर रहा है, बैकवर्ड्स फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। सर हाँ, ये F इज इक्वल टू टी क्या है? जितनी फोर्स मैन इस पर अप्लाई करेगा उतनी ही फोर्स से तो स्ट्रिंग मैन को पुल करेगी, ऐसे होगा ना सुधांशु? जितनी फोर्स मैन स्ट्रिंग पर अप्लाई करी एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स से स्ट्रिंग मैन को पुल करेगी, तो जो फोर्स होगी वो टेंशन की इक्वल होगी। एग्जैक्टली। ओके सर। अब अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग ले रहा हूं सिस्टम इक्विलिब्रियम में, दैट मींस जितनी फोर्स ऊपर एक्ट करेगी उतनी नीचे एक्ट करेगी। तो आप लिख सकते हो दिस इज n प्राइम प्लस t इज m प्लस mg। सो यहां से आप n प्राइम लिख सकते हैं दैट n प्राइम इज m प्लस mg, इट्स माइनस ऑफ t। तो ग्राउंड जो नॉर्मली एक्शन एक्सर्ट कर रहा है वो नॉर्मली एक्शन इतना है। आमना मुझे फ्रिक्शनल फोर्स बताओगी, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है? So new n न्यू n या न्यू n प्राइम? new n prime. न्यू n प्राइम। ये फ्लोर जो नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा है दैट इज n प्राइम, सो फ्रिक्शन इज म्यू n प्राइम, सो इट्स म्यू m प्लस mg माइनस t। सो ये फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। इसे मैं कह देता हूं दिस इज इक्वेशन नंबर 4। मनस्विन, बोर्ड पर एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी फोर्सेस दिख रही हैं मनस्विन?
सर टू 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 मैंने बोला। कौन कौन सी दो फोर्सेस है? एक तो टेंशन एक्ट कर रही है और दूसरा फ्रिक्शन। टेंशन और फ्रिक्शन, वेरी गुड। यार मनस्विन, एक चीज और बता दो मुझे कि अगर यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ बोर्ड इज इन इक्विलिब्रियम, तो T माइनस एफ इज इक्वल्स टू 0 होगा। बच्चा समझदार होता चला जा रहा है। T इज इक्वल टू एफ, T माइनस एफ इक्वल टू 0, और मैं लिख सकता हूँ टेंशन फ्रिक्शन से कम होगी, इक्वल होगी। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा और इसको लॉजिकल ये कहूँ कि टेंशन इज लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शन, तो सही होगा गलत होगा? बोर्ड देखो इक्विलिब्रियम में किसकी वजह से, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किसकी वजह से होगा? टेंशन की वजह से। जब तक ये टेंशन फ्रिक्शन से कम है या एटमोस्ट टेंशन फ्रिक्शन के इक्वल हो जाती है तो आप कह सकते हो कि बोर्ड इक्विलिब्रियम है। यस सर। तो आप लिख सकते हैं टेंशन इज लेस देन और इक्वल टू, ये फ्रिक्शन है, इसे आपने ले लिया म्यू m प्लस एम जी माइनस टी। सो ये आ गया t इज लेस देन और इक्वल टू म्यू, मल्टीप्लाई कर दो m प्लस एम जी माइनस म्यू टी। सो आप लिख सकते हो t प्लस म्यू टी इज लेस देन और इक्वल टू म्यू m प्लस एम जी। सो दिस इज t कॉमन आ गया, 1 प्लस म्यू इज लेस देन और इक्वल टू म्यू m प्लस एम जी। तो आप लिख सकते हो टेंशन इज लेस देन और इक्वल टू म्यू m प्लस एम जी ओवर 1 प्लस। सो ये टेंशन एक्ट करे, जब तक टेंशन इस वैल्यू से कम होगी ये मूव नहीं करेगा, और टेंशन का मतलब है अप्लाइड फोर्स। इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, ये गिर जाएगा। अब जो मैं अगले जो 2-3 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा दे आर बेस्ड ऑन डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन है ये ना, ऐसे दो पिलर्स हैं और इसके ऊपर ऐसे कर कर एक ब्रिज बनाया हुआ, ये कहीं सेंटर होगा ब्रिज का, इस ब्रिज के ऊपर एक कार मूव कर रही, ये केस ए है। केस बी में भी ब्रिज है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। सो जब ये कार हाईएस्ट पॉइंट पर है या लोवेस्ट पॉइंट पर है तब आपको नॉर्मली एक्शन चाहिए। ब्रिज का रेडियस आप आर ले लो, दोनों ही केसेस में ब्रिज का रेडियस आपको आर दिया। नॉर्मली एक्शन चाहिए दोनों केसेस में, यहां भी नॉर्मली एक्शन चाहिए, क्या एक्ट करेगा कार पर, यहां भी नॉर्मली एक्शन चाहिए। अब्दुल्ला, इसमें से सूडो फोर्स लग रहा है ना? सूडो फोर्स, देखो अगर तुम सूडो फोर्स लोगे ना मानस, ये जरा समझना, ये इस डेप्थ को समझना क्वेश्चन में, कि अगर सूडो फोर्स एक्ट करेगा तो सूडो फोर्स उस ऑब्जर्वर के लिए एक्ट करेगा जो ऑब्जर्वर कार में बैठा हुआ होगा। ऐसे होगा ना मानस? ये सर। जो ऑब्जर्वर कार में बैठा है उसे क्या कार मूव करती हुई दिखेगी? सर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, या फिर मतलब कैसे? अंदर बैठा है बस, उसको अंदर बैठने में सब मूव करते हुए नहीं दिखेगी। दिखेगी तो क्या उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी? नहीं, जब सर्कुलेशन ही नहीं है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी नहीं होगी, बस उस ऑब्जर्वर के लिए सूडो फोर्स काम करेगी। तो आप उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सूडो फोर्स से सॉल्व कर दो, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है ऑब्जर्वर को ग्राउंड पर बिठा दो, क्या इस ऑब्जर्वर को कार मूव करती हुई दिखेगी मानस? हाँ सर। क्या ये ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ग्राउंड पर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में है? ये सर नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो। नहीं यार, ग्राउंड पे खड़ा है। अच्छा हाँ, ग्राउंड में खड़ा है तो इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल, क्या ये कार की सूडो फोर्स ऑब्जर्व करेगा?
नहीं सर, सूडो फोर्स नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, दिखेगा उसको। तो तुम कह रहे हो ना, पहले डिसाइड करो किस ऑब्जर्वर के लिए सॉल्व करना चाह रहे हो। दोनों के लिए आंसर सेम आएंगे, लेकिन किसी एक ऑब्जर्वर को फिक्स करना होगा। अगर तुम कार में बिठाते हो तो सूडो फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल नहीं होगी। ग्राउंड पर बिठाते हो तो सेंट्रीपिटल होगी, सूडो नहीं। क्लियर है मानस? ये सर क्लियर है। अगर मैं फर्स्ट वाला केस सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट वाला केस मैं केस ए सॉल्व करता हूँ, तो ये जो कार है, इस कार पे देखिए फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही होंगी। कार का वेट होगा जो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा, विच इज mg। नॉर्मल रिएक्शन होगा जो ऊपर एक्ट कर रहा होगा, n। और अब इस कार को अगर सर्कुलर ट्रैक पे चाहिए जाना है तो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रही होगी, Fc। राइट युवराज, अब मुझे बताओ, तो ये वेट टोटल mg एक्ट कर रहा है ना, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कंपोनेंट्स में तब रिजॉल्व करोगे युवराज जब इंक्लाइन प्लेन पर कुछ दिया हुआ। ये तो ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, वेट नीचे एक्ट कर रहा है। सर मैं वही सोच रहा था कि इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, नहीं, बट मैं फिर सोच रहा था कि वेलोसिटी राइट साइड में, अगर ये अभी छूटा तो ये राइट साइड में जाएगा सीधा। हाँ, लेकिन वो कह रहा है ना हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट। अच्छा, अब मुझे ये बता दो युवराज कि कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही होगी? सर इसमें सर सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी mg। गुड। और सर और mg और n माइनस n है ना? हाँ जी सर। और जो सेंटर पॉजिटिव है तो mg माइनस n will provide centripetal force। तो इसका मतलब सर mg माइनस n इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। will provide centripetal force। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे that mg minus n is mv square by r। so यहाँ आप नॉर्मल रिएक्शन लिखोगे, it's mg minus mv square by r। that is my first equation। this is first equation। अब जब आप केस बी लोगे, दिस इज केस बी। केस बी में देखो क्या क्या फोर्सेस हैं जो कार पर एक्ट कर रही हैं। दिस इज मास m, डाउनवर्ड्स इज वेट विच इज mg, अपवर्ड्स इज नॉर्मल रिएक्शन विच इज m, और सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही है। अच्छा, अब ये मुझे कौन बताएगा? जानवी बताएगी। जानवी जरा बताओ मुझे, कौन सी नेट फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगी? n minus mg। तो टुवर्ड्स द सेंटर पॉजिटिव होगा, सो n माइनस mg। नहीं माइनस वन, mg और n इक्वल नहीं होंगे, हमेशा इक्वल नहीं होते। अगर ये इक्वल होते तो सर्कुलर ट्रैक पर घूम नहीं पाता। सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहा है, दैट मींस n और mg का ही डिफरेंस सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो यहां से n आ जाएगा mg प्लस mv स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को जरा ट्राई कीजिए और मुझे आंसर्स बताइएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसा है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, रेडियस ऑफ द बाउल इज कैपिटल R, और एक एक्सिस है, ये एक्सिस मान लो, दिस इज मास m। सो ये बाउल रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसमें एक मास रखा है स्मॉल m। A hemispherical बाउल ऑफ, इसमें कुछ हिंट मैं दूंगा, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा। तो भाई देखिए, ये एक बाउल दिया हुआ है, ये कहाँ गया? ये बाउल रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यहां एक मास रख दिया। अगर ये बाउल रोटेट नहीं करता है ना, तो मास ऐसे कर नीचे स्लाइड कर जाएगा। ऐसे होगा, यहाँ आप एक बाउल ले लो और उस बाउल में अगर आपने मास रख दिया, मतलब ऐसा आप समझ लो कि ऐसा एक बाउल दिया हुआ है, यहां अगर आपने कोई मास रख दिया तो मास स्लाइड कर जाएगा। बट ये बाउल रोटेट कर रहा है। बाउल के रोटेट करने से क्या हो रहा है? मास स्लाइड नहीं कर रहा। ये भी रेडियस ऑफ बाउल होगा,
ये वर्टिकल के साथ रेडियस जो एंगल बना रहा है दैट एंगल इज थीटा। सो आपको सिर्फ ये चाहिए कि ये जो बाउल है किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करे कि ये मास स्लाइड कर नीचे ना। बॉल पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, बॉल पर एक तो वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड्स, एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं आपको एक हेमिस्फीयर दे दूं, मुझे बताओगे और हेमिस्फीयर पे मैं आपसे कहता हूं यहां नॉर्मल ड्रॉप कीजिए, कैसे नॉर्मल ड्रॉप करेंगे? So perpendicular to the point where we have to draw the जितने भी रेडियस के अलोंग डायरेक्शंस होंगे वो सब नॉर्मल। तो रेडियस का नॉर्मल ड्रॉप करने का मतलब है आप एक लाइन लो जिसे आप सेंटर से पास करा दो, ये परपेंडिकुलर होगा, ये नॉर्मल। ठीक, तो एक वेट एक्ट कर रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, और तो कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर नहीं रही। अब जब ये बॉल बाउल के साथ, देखो बाउल ऐसे रोटेट करेगा तो बॉल इस सेंटर के अबाउट घूमेगी बाउल के साथ साथ। अगर आप इमेजिन करोगे एक कटोरा ले लिया आपने, बाउल ले लिया और रोटेट कर, तो उसमें जो बॉल होगी, बॉल भी तो बाउल के साथ साथ घूमेगी अगर वो नीचे गिर नहीं रही। जैसे जैसे बॉल घूम रहा है वैसे वैसे बॉल घूम रही है। तो बॉल कुछ इस सर्कल में, ये जो सर्कल मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, इस सर्कल में बॉल रोटेट करेगी एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो इस सर्कल में बॉल रोटेट करेगी, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। या इसके अराउंड ऐसे कर कर बॉल घूमेगी। तो ये बॉल जिस रेडियस में घूमेगी ये उस सर्कल का रेडियस है। तो आपको करना क्या है, ये आपको सेंटर मिल गया जिस सर्कल में बॉल घूम रही है, ये सेंटर है आपके हेमिस्फीयर का ओ। आपको पहले इस नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करना है इस रेडियस डायरेक्शन में और रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। फिर आपको देखना है कि y के लॉन्ग कोई मोशन नहीं है तो फोर्सेस बैलेंस कर जाएंगे। बॉल घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, वहां से मुझे ओमेगा निकाल कर दिखाओ। योर ओमेगा शुड बी इन टर्म्स ऑफ थीटा, m एंड g एंड कैपिटल R। ओमेगा इन 4 टर्म्स में आना चाहिए। शुरू दे अंशिका, अंश कैलकुलेट करो बच्चों और आंसर बताओ मुझे जो भी आ रहा है। भाई देखो बच्चों, ये आपका एक्सिस है, ये नॉर्मल रिएक्शन। आप इस नॉर्मल रिएक्शन को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये ऊपर हो जाएगा n cos थीटा, और ये यहां एक्ट करेगा n sin थीटा। सो यहां जो n cos थीटा है ये वेट को बैलेंस करेगा, ये वेट को बैलेंस कर जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। सेंटर की तरफ n sin थीटा एक्ट कर रहा है, so n sin theta will provide centripetal force which is m omega square r, that's it। so जब डिवाइड करेंगे this is n sin theta by n cos theta is m omega square r over mg। कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया। so tan theta आ गया, tan theta is ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर आ गया जी टैन थीटा ओवर आर, दैट्स थर्ड इक्वेशन। अब किसी तरह से स्मॉल आर निकालना है, तो देखिए इन ट्राइंगल ए सी ओ, दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज ओ, दिस एंगल इज थीटा, ऊपर वाला एंगल थीटा है। तो आप यहां से लिख सकते हो ए सी ओ में, अगर आप इसे लिख दो साइन थीटा, देखो साइन थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज कैपिटल आर, परपेंडिकुलर इज स्मॉल आर, सो साइन थीटा इज स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, साइन थीटा इज स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। सो यहां से आप स्मॉल आर को लिख सकते हो, दैट्स आर साइन थीटा। So that is equation number 4. 4 को आप 3 लिख दीजिए, so ये आ जाएगा g tan थीटा
divided by small r, which is r sin theta, is equal to omega square. tan की वैल्यू रख दीजिए, sin theta by cos theta by cos theta, और ये sin theta आ गया, which is omega square. Sin theta gets cancelled out with this sin theta, and this is g by r cos theta is omega square. So आप यहाँ से simply omega लिख सकते हैं, it's root over g by r cos theta. So ये angular velocity हो जाएगी, root over g by r cos theta, ये angular velocity. अब इसी को रिपीट कीजिए, सेम प्रॉब्लम को रिपीट कीजिए. रिपीट इफ हेमिस्फेयर इज रफ. इफ हेमिस्फेयर इज रफ, अगर यही हेमिस्फेयर रफ है तो क्या आएगा? चलिए भाई सुनिए, सिर्फ चेंज ये आएगा कि देखिए यहां पर एक फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी, यहां इसकी टेंडेंसी है डाउनवर्ड स्लाइड कर जाने की, टेंडेंसी डाउनवर्ड स्लाइड करने की है, तो फ्रिक्शन अपवर्ड्स एक्ट कर रहा हो. इसकी टेंडेंसी है कि नीचे स्लाइड कर जाए, तो यहां फ्रिक्शन एक्ट करेगा. अब आपका काम सिर्फ इतना है कि फ्रिक्शन के आप कंपोनेंट्स ले लें, सेंटर के अलोंग और सेंटर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन. सो देखिए ये डायरेक्शन है अलोंग द सेंटर, रेडियस के अलोंग और रेडियस के परपेंडिकुलर. अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा मिलेगा. यहां तक बता दो, ये मिला सबको थीटा? यार ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो ना क्वेश्चन, तुम सब बैठे रहते हो. ये थीटा तो ये थीटा, ये पूरा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा आ गया. फ्रिक्शन के जब कंपोनेंट्स लेंगे, एक एफ कॉस थीटा आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा एफ साइन थीटा. अंश मुझे जरा बताओ, वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशन क्या होगी? वाई और एक्स दोनों बतानी है. अंश, यस सर. वाई एक्सिस के अलोंग कितनी फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रही हैं बॉडी पे? सर 3. कौन कौन सी? सर n cos थीटा, हाँ. म्यू, एफ साइन थीटा हाँ जी, और mg. और mg. तो ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है? नेक्स्ट n cos थीटा एक्ट कर रहा है और f sin थीटा. तो ऐड हो जाएगा दोनों, मैं लिख सकता हूँ n cos थीटा प्लस प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg. फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं? अंश, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? सर म्यू n. वेरी गुड. सो f की जगह म्यू n रख दो. सो दैट्स n cos थीटा प्लस म्यू n sin थीटा is equal to mg. That's first equation. अच्छा, अब नेक्स्ट मुझे कौन बताएगा? अब ये मुझे बताएगा हर्षित. हर्षित, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा यहाँ? सर n sin theta minus f cos theta. And very good. n sin theta towards the center, f cos theta away from the center. n sin theta minus f cos theta is m omega square r. फ्रिक्शन को आप लिख सकते हो म्यू n, so that's n sin theta minus mu n cos theta is m omega square r. That is second equation. रेशियो ले लीजिए आप. जब आप रेशियो लेंगे यहाँ, सो डिवाइड कर दीजिए 2 को 1 से. तो जब आप 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, सो दिस इज n sin थीटा माइनस म्यू n cos थीटा is m omega square r divided by n cos theta plus mu n sin theta is mg. तो देखिए n तो कैंसिल हो गया,
यहाँ m से m कैंसिल हो गया, सो दिस इज साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज ओमेगा स्क्वायर r ओवर g। तो यहाँ से आप आसानी से ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं, और स्मॉल r की वैल्यू वही होगी जो पहले थी। स्मॉल r जो पहले निकाला था राइट एंगल ट्राइंगल से साइन थीटा से, स्मॉल r अब भी उतना ही होगा, r साइन थीटा। इतना लिख लीजिए, फिर अभी तो न्यूमेरिकल्स और हैं बहुत। r साइन थीटा इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ओमेगा आ जाएगा। चलो इसको रब करते हैं, एक क्वेश्चन और देखिए। नेक्स्ट ना, ये रॉड गिवन है आपको, एक थिक रॉड दी है। ये रॉड मान लीजिए, ये रॉड की हुई है, और इस रॉड के अराउंड ऐसे कर कर एक मास घूम रहा है सर्कुलर ट्रैक में, और इस मास के साथ हो ये रहा है कि ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये ब्लॉक है ऑफ मास एम, एक स्ट्रिंग से ये ऊपर से कनेक्टेड है इस रॉड से, और एक स्ट्रिंग से ये रॉड से नीचे से कनेक्टेड है, और ये मास घूम रहा है ऐसे करके, ऐसे घूम रहा है इस रॉड के अबाउट। दिस रॉड इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो रॉड के साथ साथ ये भी घूमेगा। यहाँ कुछ टेंशन एक्ट कर रही होगी T1, यहाँ कुछ टेंशन एक्ट कर रही होगी T2। तो यहाँ उसने आपको दिया हुआ है कि स्मॉल ब्लॉक, इसे ट्राई करो बिना मेरी हेल्प के, इज कनेक्टेड टू one end of two identical massless strings of length 10 centimeter each with their other ends। सर टेंशन अलग अलग है, उसका मतलब कि स्ट्रिंग्स की लेंथ अलग अलग है। नहीं सॉरी, मतलब स्ट्रिंग्स की लेंथ नहीं सर, मतलब ये जो ये मास, मतलब जो ये सर्कल है उसका रेडियस अनइवन है। नहीं, रेडियस सेम है। टेंशन तो स्ट्रिंग पर डिपेंड करती है, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं तो टेंशन अलग। सर आपने स्ट्रिंग्स ऑफ के बाद क्या लिखा है? एक सेकेंड, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर ईच, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। सर आपने विद के बाद क्या लिखा है? With their other ends, with their other ends fixed to vertical rod. If ratio of tension T1 by T2 is 4/1, calculate angular velocity of block. Calculate angular velocity omega of block. चलिए शुरू। टेंशन्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, यहां से आप टेंशन के कंपोनेंट्स ले सकते हैं। और आपको ये एंगल दिया है उसने, 60 डिग्री एंगल दिया होगा, और यहां भी उसने दिया हुआ है 60 डिग्री। देखो हिंट यही है कि टेंशन को रिजॉल्व कर लो। ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा।
रिजॉल्व करो, देखो सेंटर की तरफ क्या एक्ट कर रहा है, जो सेंटर की तरफ होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, बाकी बैलेंस कर जाएगा, वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा। पहले क्वेश्चन की तरह बस दो इक्वेशंस बना के रख देंगे। देखिए जब तक किसी की कैलकुलेशन पूरी नहीं हुई, जब आप इसे रिजॉल्व करेंगे ना कंपोनेंट्स में, तो ये आ जाएगा T1 cos 60 और यहां चला जाएगा T1 sin 60। ऐसे ही यहां कंपोनेंट हो जाएगा T2 cos 60 और ये आ जाएगा T2 sin 60। डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा है, जितनी फोर्स ऊपर उतनी नीचे, तो आप लिख सकते हैं T1 cos 60 is mg plus T2 cos 60। That's first equation। आप ऐसे लिख दो T1 cos 60 minus cos 60 is mg। Cos 60 is half, huh? Cos 60 की जगह हाफ रख दीजिए, so T1 by 2 minus T2 by 2 is mg। तो T1 minus T2 आ गया 2 mg। That's first equation। ऐसे ही आप x एक्सिस के लॉन्ग देखो सेंटर की तरफ क्या क्या एक्ट कर रहा है, T1 sin 60 और T2 sin 60, ये सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, तो आप लिख सकते हैं T1 sin 60 प्लस T2 cos sin 60 T1 sin 60 plus T2 sin 60 is mv square by r। Sin 60 is √3 2 √3 by 2 mv। सर हम डायरेक्टली सर ओमेगा की ले रहे हैं। अच्छा हाँ यार, ओमेगा ही ले लेता हूँ, सही कह रहे हो, ओमेगा निकालना है, m ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर r। सो यहाँ पर T1 प्लस T2 आ जाएगा, देखो √3 by 2 कॉमन हो जाएगा, तो इट्स 2m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाय √3। दैट इज इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब आपको T1 by T2 दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट क्या करना है, इनको डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट T1 minus T2 is 2 mg, T1 plus T2 is 2m ओमेगा स्क्वायर r और ये √3 चला गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। सो ये आ गया T1 minus T2 by T1 plus T2 is √3g by ओमेगा स्क्वायर r। अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछ क्या रहा था, कैलकुलेट क्या करना था? सर ओमेगा। ओमेगा। सर ओमेगा। अब T1 और T2 का रेशियो था 4, तो T1 को लिख सकते हैं 4T2, T1 की जगह 4, रोज 4 ही था ना रेशियो T1 by T2। यस सर। यस सर। ओके, तो ये आ जाएगा 4T2 minus T2 by 4T2 plus T2 is √3g by ओमेगा स्क्वायर r। तो ये आ गया 3T2 by 5T2 is √3g by omega square r। T2 से T2 कैंसिल हुआ, you can calculate omega from this।